नमस्कार दोस्तों, मैं उखमाराम खिरवा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स बाय एचआर के। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसका अपने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि जो लास्ट जो रबी सीजन गया था उसके अंदर भी काश्तकारों को मतलब बहुत भारी सामना करना पड़ा था क्राइसिस का, चाहे अपन यूरिया में ले लें या डीएपी में ले लें या एमओपी में ले लें या एनपीके ग्रेड के अंदर ले लें, तो हर ग्रेड के अंदर मतलब फार्मर को एक भारी किल्लत का सामना करना पड़ा था और सरकारों को भी मतलब बहुत सी जगह पे किसानों के हेजिटेशंस का विरोध का सामना करना पड़ा था। दोस्तों तो पूरी जो दुनिया है वो कोविड-19 के जो क्राइसिस थी उससे उभरी नहीं थी। उससे पहले ये जो रसिया और यूक्रेन का जो एक ग्लोबल टेंशन जो दुनिया के सामने पैदा हो गया है उससे दोस्तों डेफिनेटली मतलब ये जो फर्टिलाइज़र अपना जो खाद है जो किसान भाइयों की जो सबसे पहली ज़रूरत है उस पर मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि लास्ट 1 वीक के अंदर जो क्रूड ऑयल था वो $90 प्रति बैरल के आसपास चल रहा था, वो कल दोस्तों $140 तक टच करके आया। अगर मैं आज की बात करूँ 9 मार्च 2022 की, तो आज भी क्रूड जो ब्रांड है वो $130 से ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 140-145 तक भी जाके आ सकता है। आज कल नाइट में यूएस ने रसिया पे और जो इंपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस हैं नेचुरल गैस के हैं, क्रूड के हैं, वो लगा दिए हैं, तो उससे भी अब मतलब एक ग्लोबल टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो क्रूड ऑयल की जो रेटें बढ़ती जा रही है दोस्तों, वो डेफिनेटली मतलब जो फर्टिलाइज़र की प्राइजेज है उसको हिट करती है, क्योंकि अपन सभी जानते हैं कि जो फर्टिलाइज़र का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो नेचुरल गैस है दोस्तों। तो नेचुरल गैस और क्रूड पेट्रोलियम की जितनी भी प्राइजेज अगर बढ़ती जाएगी तो वो लॉजिस्टिक को भी हिट करेगी, उसके प्रोडक्शन कॉस्ट को भी हिट करेगी। तो सरकार अभी इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो एनबीएस को भी डिक्लेयर कर पाए। दोस्तों अपन देख पा रहे हैं जैसे कि अभी आज 9 मार्च होने को आया है लेकिन अभी तक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। तो आने वाले समय के अंदर क्या मूवमेंट रहेगा क्या नहीं रहेगा, उससे डेफिनेटली एक बात तो तय हो गई है दोस्तों कि या तो किसान की जेब पे भारी पड़ने वाला है ये युद्ध, अदरवाइज ये सरकारों की जेब पे भारी पड़ने वाला है। तो आइए इस वीडियो के अंदर अपन देखते हैं कि जो रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उससे मतलब कितना इम्पैक्ट अपने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पे आएगा, क्या अभी करंट रेटें चल रही है, क्या सिनेरियो है। थैंक यू दोस्तों। यूक्रेन का जो ये वार चल रहा है उसका फर्टिलाइज़र सेक्टर पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो पूरा का पूरा अपन इसकी वीडियो के अंदर पूरा ब्रीफिंग लेंगे कि इससे फर्टिलाइज़र सेक्टर पे क्या, किसानों पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बात करूं कि जो रसिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो कितना है वो समझते हैं पहले अपन। तो इंडिया एक्सपोर्ट टू रसिया इन 2021 वर्थ वाज $3.3 बिलियन US डॉलर का था, और दोस्तों अपन रसिया से इंपोर्ट करते हैं अराउंड $815 बिलियन का। तो लगभग अपन 3 गुना के आसपास मतलब रसिया से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं दोस्तों। तो India's major import from Russia was crude, petroleum product. Apart from the coal, fertilizer, gold, precious stones, metals, and Russia also the India's biggest arms supplier. दोस्तों अपन रसिया से मेजरली मतलब फर्टिलाइज़र वो है वो इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद प्रीसियस स्टोन करते हैं, मेटल करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट करते हैं, और रसिया अपनी इंडिया के लिए दोस्तों सबसे बड़ा आर्म सप्लायर भी है। अपन एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं दोस्तों उसकी बात करूं मैं, तो रसिया को अपन मेजरली ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, और जो मरीन प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और टीए। अब सेकंड आता है दोस्तों कि जो इंडिया इन टॉक्स ऑन द मल्टी ईयर फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट डील विद द रसिया। दोस्तों इसी साल मतलब रसिया इंडियन गवर्नमेंट है और रशियन गवर्नमेंट के साथ में मल्टी ईयर फर्टिलाइज़र इंपोर्ट की डील करने वाली थी। ये वॉर स्टार्ट होने से पहले मिनिस्ट्री से एक नोटिफिकेशन आया था कि इंडिया इज़ इन इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन विद द रसिया फॉर द लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ द फर्टिलाइज़र। दोस्तों इस डील का जो मेन एम था गवर्नमेंट का, The aim of this deal was hedging against the geographical instability and the high global prices. दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रशियन गवर्नमेंट के साथ में एक डील करने जा रही थी जिसका आ रहा था कि 30 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो करना चाह रही है। उसका मेन मकसद यही था कि जो फर्टिलाइज़र प्राइजेस है उसको हेजिंग करना था, कि जो जियोग्राफिकल जो इनस्टेबिलिटी आ रही है और जो हाई ग्लोबल प्राइजेज आ रहे हैं उसी को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन
30 years that the Indian government will be involved in the multi-year import negotiation of the fertilizer. India come out with the policy announcing the deregulation of the soil nutrients except the urea. अब दोस्तों इसके अंदर जैसे द सोर्सेज सेड दैट द इंडिया इज एमिंग टू लॉक इन 1 मिलियन टन ऑफ द 1 मिलियन टन ए ईयर ईच DAP MOP एंड अराउंड 8 लाख टन ऑफ द ईयर NPK। दोस्तों इसके अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रशियन गवर्नमेंट के साथ में 10 लाख टन DAP, 10 लाख टन DAP, 10 लाख टन MOP तथा 8 लाख टन NPK का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही थी। गवर्नमेंट मेन फोकस हैव टू सिक्योर द सप्लाईज एट द रीजनेबल प्राइजेस। गवर्नमेंट का मेन फोकस था कि जो सप्लाई है फार्मर्स को जो सप्लाई दी जा रही है उसको कैसे ही रीजनेबल प्राइस के अंदर किया जाए। तो इंडियन RCF, NFL and IPL and Madras Fertilizer Limited was expected to sign a 3-year deal for DAP, MOP and NPK with the Russian companies including the Phosagro and Uralkali. Indian companies already have the 4 lakh ton of the DAP with Phosagro and they are expected to lift the entire contracted volume before the June, but due to this current war situation this will affect। दोस्तों इसके अंदर इंडिया की ओर से जो मेनली जो सरकारी कंपनी है जो RCF है, NFL, IPL है और मद्रास फर्टिलाइज़र है वो इस डील को लीड करने वाली थी, जिसके अंदर DAP, MOP तथा NPK की डील करने जा रही थी। और रशियन जो कंपनीज़ है उनके साथ में, जिसमें फोसेग्रो है और यूरालकली है, इसके साथ में करने जा रही थी। ऑलरेडी मतलब जो अदर कंपनीज़ है उनकी 4 लाख टन DAP की फोसेग्रो के साथ में डील हो रखी है, जिसकी डिलीवरी इंडिया को जून से पहले मिलने वाली थी, लेकिन ये जो करंट वॉर सिचुएशन बनी है उससे ये इफेक्ट होगी। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर अब मैं बात करूँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में फर्टिलाइजर शॉर्टेज के क्या रीज़न रहे थे। जैसे अपन ने देखा कि अभी रबी के अंदर मतलब ह्यूज शॉर्टेज था पूरे एंटायर नेशन के अंदर। दोस्तों एज वी हैव सीन इन द 2021 द मोस्ट ऑफ द स्टेट इन द इंडिया फेस द ह्यूज शॉर्टेज ऑफ द फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ द बिलो रीजन। दोस्तों इसके फर्टिलाइज़र के शॉर्टेज के जो रीज़न थे दोस्तों, वो सबसे पहला ये था कि जो चाइना ने जो एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उसके कारण से था। और सेकंड था दोस्तों कि रिकॉर्ड सर्ज इन द ग्लोबल प्राइजेज ट्रिगर्ड बाय द फैक्टर्स इंक्लूडिंग द हाई एनर्जी कॉस्ट एंड द वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट द बेलारुस द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पोटाश प्रोड्यूसर्स। दोस्तों इसके अंदर सबसे मेन रीज़न था जो चाइना के रिस्ट्रिक्शन थे। दूसरा जो एनर्जी की कॉस्ट है जो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, उससे वो प्रोडक्शन की कॉस्ट को इफेक्ट कर रही थी और उसके कारण से भी फर्टिलाइज़र की प्राइजेज बहुत बढ़ती जा रही थी। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर फर्टिलाइज़र शॉर्टेज के रीज़न दोस्तों अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र प्राइजेज वाज ट्रेलिंग इन द ग्लोबल मार्केट। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड एंड द रसिया इज़ आवर की सप्लायर। गवर्नमेंट अटेम्प्ट इज़ द इंसुलेट farmer from the prices volatility through the long term supply contract, but because of the Russia-Ukraine war the contract is getting delayed and the existing contract supply also hit because of the logistic issue and the restrictions on the Russian trade by the some global countries। दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र में शॉर्टेज आने वाले समय के अंदर भी जो अपने को कमिंग सीजन के अंदर भी फेस करनी पड़ेगी, उसके जो ये वॉर के कारण भी इफेक्ट हो रहा है और वॉर के कारण इफेक्ट होने के कारण से जो लॉजिस्टिक के इश्यू आएंगे उससे भी होएगा। दोस्तों अब बजट 2022-23 का दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पारित किया था उसके अंदर भी एक बहुत बड़े संचय की बात है कि मतलब अपने को सब भारी सब्सिडी का जो कटौती की गई है उससे किसानों की परेशानियाँ बढ़ने वाली है। दोस्तों पिछले बजट में संशोधित अनुमान के मुकाबले जो यूरिया की सब्सिडी है वो लगभग 12,708 करोड़ तथा पोषक तत्वों के आधारित जो सब्सिडी है वो लगभग 22,192 करोड़ रुपए की कमी आई है। दोस्तों केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 में यूरिया की सब्सिडी के लिए लगभग 63,222 करोड़ रुपए तथा जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है उसके लिए 42,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया है। जो अगर अपन 2020-21-22 की बात करें, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसमें यूरिया की सब्सिडी लगभग 76,000 करोड़ रुपए थी। दोस्तों
76,000 करोड़ रुपए थी, तो उससे लगभग गवर्नमेंट ने 12,700 करोड़ रुपए के लगभग की कमी की है, यानी लगभग 17% के आसपास मतलब जो यूरिया की सब्सिडी है उसको कम किया गवर्नमेंट ने। इसी तरह दोस्तों अपन बात करें जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी आती है, जिसके अंदर जो अदर प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि DAP एंड MOP, तो उसकी मैं बजट की बात करूँ दोस्तों सब्सिडी की, तो 2021-22 के अंदर जो एक्चुअल खर्चा हुआ था वो लगभग 63,000 करोड़ रुपए था, जो अभी गवर्नमेंट अपने को ओनली 42,000 करोड़ रुपए अलोकेट कर रही है। तो उसमें भी एक भारी मतलब उन्होंने कमी की है, लगभग 22,000 करोड़ रुपए की, जिसको अपन परसेंटेज वाइज देखें तो 35% के लगभग की बजट के अंदर कमी है दोस्तों। और यूरिया में अगर परसेंटेज वाइज अपन देखें तो वो लगभग 17% की कमी है। तो डेफिनेटली मतलब ये प्राइजेज को हिट करेगा। अब गवर्नमेंट अभी इसी मंथ के अंदर जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो अनाउंस करेगी, तो उस समय देखना होगा अपने को कि क्या रेटें लेके आती है वो। अब रासायनिक उर्वरकों में सब्सिडी पिछले कुछ वर्षों में लगातार कमी की जा रही है। 2020-21 में सब्सिडी का वास्तविक खर्च 90,500 करोड़ के आसपास था, जबकि जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो लगभग 37,372 करोड़ रुपए के आसपास थी। ये आंकड़े बताते हैं कि 20-21 के वास्तविक खर्चे के मुकाबले यूरिया की मौजूदा सब्सिडी में 27,000 करोड़ रुपए से कहीं अधिक कमी की गई है, जबकि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को लगभग 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 20-21 के बारे में, 21-22 के बारे में नहीं। पिछले 2 वर्षों से यूरिया तथा अदर प्रोडक्ट जैसे कि DAP है, MOP है, उसे उर्वरकों की कमी कई राज्यों में देखी गई है दोस्तों। इससे उर्वरकों की कमी के चलते कई जगहों से किसानों की विरोध का प्रदर्शन की खबरें भी खूब आई है। किसान कई दिनों तक लाइनों में लगे रहे, फिर भी उन्हें जो खाद है उसकी सप्लाई नहीं हो पाई। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि किसान मतलब कैसे एक एक कट्टे के लिए मतलब कितना तरस रहे हैं। द स्टोरी ऑफ द राइजिंग ऑफ द फर्टिलाइजर प्राइजेस। दोस्तों जो ये फर्टिलाइज़र की जो प्राइजेस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, उसके पीछे का अपन रीज़न समझे कि क्या रीज़न से ये मतलब ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं उसके अंदर। हाई फर्टिलाइजर प्राइजेस इन द past year have been increased the cost of the farmer, and recent Russia-Ukraine war will volatile the fertilizer prices, and it may be lead the prices hike and the supply issue because of the restriction on the Russia and Ukraine। दोस्तों जो इसके मेनली जो अभी ग्लोबल टेंशन बना हुआ है रसिया यूक्रेन का वार, ये भी मतलब एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा दोस्तों आने वाले समय के अंदर भी खाद की शॉर्टेज का, क्योंकि अपन जानते हैं कि रसिया एक ग्लोबल एनर्जी हब है। वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी हिट करेगा और फर्टिलाइज़र की सप्लाई को भी हिट करेगा। सप्लाई चेन क्राइसिस हिट्स बोर्ड बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर नीड्स, इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइजेस। दोस्तों जो फर्टिलाइज़र की प्राइजेस है, अपन जानते हैं कि फर्टिलाइज़र का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो नेचुरल गैस है दोस्तों। नेचुरल गैस अगर हिट करेगी मतलब एनर्जी की प्राइजेस हिट करेगी तो उससे फर्टिलाइज़र की कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली हिट करेगी दोस्तों। और जो कोविड के कारण से लॉजिस्टिक के इशू आए थे, उसके कारण से भी फर्टिलाइज़र के प्राइजेस बढ़े थे। और कोविड के कारण से दोस्तों जो मैन पावर का इशू आया था, पीपल हैव माइग्रेट टू देयर होम टाउन, that's why the producer have to pay more money for the immediate requirement। दोस्तों मैं फर्टिलाइज़र जाइंट की बात करूं कि कौन कौन से कंट्रीज़ है जो पूरे वर्ल्ड को लीड करते हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं दोस्तों, इसके अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं कि कनाडा, रसिया वर द टॉप पोटास प्रोड्यूसर्स इन 2021। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो ये लगभग 14 मिलियन टन के आसपास है। सेकेंड नंबर दोस्तों लीड करता है रसिया जो 9 मिलियन टन के आसपास है। थर्ड पे आता है दोस्तों बेलारूस जो 8 मिलियन के आसपास है। और दोस्तों इसके अंदर आप टॉप 3 के अंदर देखेंगे तो 2 कंट्रीज़ वो है जो अभी वॉर से इफेक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रसिया की और बेलारूस की। बेलारूस और रसिया मतलब अगर अपन पोटास में बात करें तो उसके अंदर जो टॉप 3 के प्रोड्यूसर्स है, जो टॉप 3 के जो कंट्रीज़ है उनमें शामिल है। अगर वहाँ पे जो ये अभी करंट वॉर की सिचुएशन बनी हुई है तो अपन देख सकते हैं दोस्तों कि इस सिचुएशन के अंदर वहाँ से मतलब फर्टिलाइज़र की जो प्राइजेज़ है
फर्टिलाइज़र की जो सप्लाई है वो किस तरीके से हिट करेगी। अब दोस्तों मैंने ये फर्टिलाइज़र जो प्राइजेज़ है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है मैंने कि 2015 से लेकर 2022 तक का ये चार्ट है, जिसके अंदर दोस्तों एक अपन देखेंगे कि इसमें डाईअमोनियम फॉस्फेट मतलब डीएपी की प्राइसेस है, फिर मोनोअमोनियम फॉस्फेट है, एक पोटास है और एक यूरिया है। दोस्तों जैसे अपन मैं 2015 से नहीं 2020 की बात करता हूँ, बिफोर कोविड, मतलब बिफोर कोविड की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट अगर अपन देख पा रहे हैं तो यूरिया और जो पोटास है वो $400 से भी नीचे ट्रेड कर रहे थे, $400 से नीचे ट्रेड कर रहे थे। और मैं अगर डीएपी की बात करूँ तो ये मतलब लगभग ऑलमोस्ट $450-500 के आसपास में था। लेकिन ये सेम मतलब अगर 2022 में बात करूँ दोस्तों तो ये 22 के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यूरिया जो है वो सबसे हाईएस्ट मतलब $850-900 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो डीएपी अब अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है दोस्तों जबकि यूरिया की प्राइजेस मतलब डीएपी की प्राइजेस से हाई गई है। तो ये जो 2020 से 2022 के बीच में अगर अपन देखेंगे तो ये ड्रास्टिक चेंज है, मतलब कहाँ $400 के आसपास की रेंज से $400-450 की जो रेंज में जो फर्टिलाइज़र ट्रेड करता था वो $800 से भी ऊपर चला गया, $800 $900। अभी तो कुछ टाइम पहले तो मतलब $950 तक भी हिट कर गया था। तो अपन देख सकते हैं कि प्राइजेस मतलब 2 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। तो प्राइजेस मतलब ये जब बढ़े हैं तो ऑटोमेटिकली मतलब इसका बर्डन गवर्नमेंट की सब्सिडी पे आता है। जैसे भी थोड़े दिनों पहले ये पेपर में भी आया था कि रूस पर अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगा, भारत में उर्वरकों की कीमतें बढ़ने की आशंका। ये आपने सबने देखा होगा यहाँ पे कि 15% के लगभग जो पोटास है वो रूस से इंपोर्ट करता है इंडिया, और दूसरे कंट्रीज दूसरे भी देखे जाएँ तो जैसे 10 लाख टन के आसपास डीएपी है। और गवर्नमेंट इस साल मतलब वहाँ से 10 लाख टन डीएपी के एडिशनल तथा 10 लाख टन एमओपी तथा 8 लाख टन एनपीके के एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही थी, लेकिन ये युद्ध के कारण से वो सब चीज़ें डिले होती जा रही है। अब मैं फर्टिलाइज़र जो प्राइजेज़ है उसका आउटलुक दिखाता हूँ दोस्तों अपने को कि भाई क्या क्या मैं किस किस रेट के अंदर चल रहा था। मैंने ये डाटा फरवरी 2021 से और फरवरी 2022 तक के लिए एक साल के डाटा। अगर अपन एक साल पहले का देखेंगे डाटा, जैसे मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट रो के अंदर अपन देख पा रहे हैं डीएपी, तो फरवरी 2021 के अंदर डीएपी लगभग $600 के आसपास था, जो फरवरी 2022 तक आते आते ये $875 यानी $874 के आसपास आ गया दोस्तों। तो ये मतलब बहुत ही ह्यूज लगभग 50% से ऊपर का इस पर प्राइस हाइक आ गया है। अब दूसरा दोस्तों जैसे मैं अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं पोटास, इंटरेस्टिंग थिंग आपको लास्ट 2 रो में दिखेगी आपको। जैसे आप पोटास देख पा रहे हैं, पोटास के अंदर जैसे यहाँ पे $404 के लगभग रेट थी पर टन की फरवरी 2021 के अंदर, जो फरवरी 2022 के अंदर आते आते ये $815 को भी क्रॉस कर गई दोस्तों। तो अगर अपन एमओपी की बात करें, ये युद्ध स्टार्ट होने के पहले के सिनेरियो की बात है दोस्तों। अगर वहाँ से पहले की सिचुएशन ये है तो उसके बाद में मार्केट, अभी तो जो वहाँ पे वॉर चल रहा है तो उसके बाद में क्या सिचुएशन हुई होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी ये $900 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और सेम चीज़ अगर अपन यूरिया में देखें तो वो फरवरी 2021 के अंदर यूरिया लगभग $450 के आसपास था, जो फरवरी 2022 के अंदर आते आते दोस्तों ये लगभग $900 के आसपास चला गया। और कुछ टाइम पहले तो मतलब ये $950 को भी हिट करके आया है। तो प्राइजेस मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में हाई है, तो उसका डेफिनेटली मतलब फार्मर्स को प्राइस हाइक का सामना करना पड़ेगा, अदरवाइज़ गवर्नमेंट को हायर सब्सिडी का सामना करना पड़ेगा। दो ही रास्ते हैं दोस्तों। फर्टिलाइजर शॉर्टेज ड्यू टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स में हिट द कमिंग सीजन्स। दोस्तों मैं एक ब्लूमबर्ग की जो न्यूज़ की कुछ कटिंग्स है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो रशिया यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कमिंग सीजन के अंदर प्राइस को तो हिट करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अवेलेबिलिटी को भी हिट करेगा दोस्तों। मोर प्राइजेस हाइक फॉर द फर्टिलाइजर आर एन horizons of the Russia-Ukraine crisis adds the fear on the global shortage। उसके कारण से दोस्तों एक ग्लोबल शॉर्टेज का फियर पूरी दुनिया के अंदर पैदा हो गया है कि अभी से जो फर्टिलाइज़र है वो आने वाले खरीफ सीज़न के अंदर
फुल शॉर्ट रहेगा। In all points of the rising of the cost for fertilizer, who is scaling the back on the fertilizer use, that will potentially trigger the low crop yield and push the price for the food even higher around the world। दोस्तों अगर फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी कम रही तो उससे जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो हिट करेगी, और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी हिट करेगी दोस्तों तो उससे डेफिनेटली मतलब जो फूड ग्रेन्स के प्राइजेस हैं वो हिट करेंगे। तो ये मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके से मतलब फार्मर्स को हिट करती है। उसके बाद में जो फाइनल कंज्यूमर है जो फूड ग्रेन्स यूज़ करता है उसको भी उसका सामना करना पड़ता है। मोर फर्टिलाइज़र वॉलेटिलिटी, फर्टिलाइज़र प्राइजेस आल्सो एट ऑल टाइम हाई। दोस्तों जैसे अपन ने लास्ट चार्ट के अंदर देखा कि जो फर्टिलाइज़र के प्राइजेस है वो ऑलरेडी मतलब लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, और जो ये अभी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है इससे लॉजिस्टिक के इश्यूज़ कितने दिन के अंदर सुधरते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों कि किस टाइम तक ये युद्ध ख़त्म होता है और आने वाले समय में मतलब जो फर्टिलाइज़र की प्राइजेज है वो स्टेबल होती है या करेक्शन में आती है तो उससे सप्लाई इंश्योर होगी दोस्तों। ऑब्वियसली ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स वुड हैव द ह्यूज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बोथ द ग्लोबल न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड द प्राइजेस। जो ये वॉर की सिचुएशन चल रही है इससे दोस्तों एक तो जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो भी हिट कर रही है और उसकी प्राइसेस भी हिट कर रही है कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है कि किस रेट पे जाके जो डीएपी की प्राइसेस रुकेगी, किस रेट पे जाके एमओपी की रुकेगी, किस रेट पे जाके यूरिया की रुकेगी या उनमें कुछ करेक्शन आएगा। तो वो मतलब दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। Russia is the major player in the fertilizer industry, producing the nitrogen, phosphorus and the potash according to the Lawsons. Russia exports almost 50% of its fertilizer grade ammonium nitrate, with the most of the fertilizer ending up in Europe. The opens Europe to possible the fertilizer shortage and the prices spikes if its conflicts would happen. He said that the continents also depends on the Russia for the about the third of its natural gas supply. Phosphorus and potash prices also not reacted much to this latest world geographical issue। दोस्तों इसके कारण से जो फॉस्फोरस है, पोटास है, उसके प्राइजेस भी मतलब पूरी दुनिया को हिट करेगी। ये अपनी इंडिया के लिए नहीं है दोस्तों कि भाई इंडिया में फर्टिलाइज़र के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन गया है कि ये अगर इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होता है तो उससे नेचुरल गैस की प्राइजेज भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अभी जैसे अपन ने लास्ट 2 दिन के अंदर देखा कि जो क्रूड है वो $140 प्रति बैरल को टच करके आ गया है, जो 2008 को लेवल को भी क्रॉस कर गया था दोस्तों। जो रशियन न्यूट्रिएंट जो सैंक्शंस लगे हैं उससे भी क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन इम्पोज द सैंक्शन ऑन द बेलारूस एंड रशिया बिकॉज ऑफ EU एंड बेलारूस बॉर्डर डिस्प्यूट। इसके कारण से भी दोस्तों एक बहुत बड़ा इशू बन गया है कि जो यूनाइटेड नेशंस ने जो रशिया और बेलारूस पे जो सैंक्शंस लगाए हैं, क्योंकि जो बेलारूस बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा है EU के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो उसके कारण से भी मतलब वो ये प्राइजेस को और सप्लाई को डिस्टर्ब करेगा कि ये कब तक ये सैंक्शंस लगे रहते हैं। रशियन फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट्स एंड द मार्केट शेयर इन 2021। दोस्तों अगर मैं आपके साथ से जैसे आप इस सीट के अंदर देख पा रहे हैं कि मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो रसिया है उसका अलग अलग ग्रेड के अंदर कौन सा रैंक आता है। अगर वो एक्सपोर्ट की बात करूँ मैं पूरे वर्ल्ड वाइड, तो अगर एमओपी की बात करूँ तो ये मतलब दुनिया का 3rd एक्सपोर्टर है। टॉप 3 के अंदर अगर मैं एमओपी की बात करूं तो मतलब ये लगभग दुनिया के 27% जो एमओपी की डिमांड है वो रशिया पूरी करता है। अमोनियम नाइट्रेट की मतलब ऑलमोस्ट 50% जो सप्लाई है वो रशिया से होती है, 49% जो उसके अंदर रशिया वर्ल्ड वाइड फर्स्ट आता है। यूरिया लगभग दुनिया के 18% जो डिमांड है वो रशिया से सप्लाई होती है। एनपीके की बात करूं तो लगभग 38% के साथ एनपीके है। अमोनिया की बात करूं तो लगभग 230% के साथ रसिया फर्स्ट रैंक पे आता है। और डीएपी एंड एमओपी की बात करूं तो वो 4th रैंक पे आता है, जिसमें लगभग वो 14%
DAP की सप्लाई करता है वर्ल्ड वाइड। अगर मैं सल्फर की बात करूं तो वो लगभग, जो बेंटोनाइट सल्फर की बात कर रहा हूं, तो उसमें 9% की सप्लाई के साथ में रसिया 3rd पोजीशन पे आता है दोस्तों। अब दोस्तों जो ये शॉर्टेज का जो सीन चल रहा है उसके अंदर सेंटर टू इंश्योर द हायर ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ द यूरिया एंड DAP फॉर द नेक्स्ट खरीफ सीजन। अभी जो शॉर्टेज का सीजन चल रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एश्योरेंस देना होगा फार्मर्स को कि भाई कितना मैं ओपनिंग स्टॉक खरीफ सीजन के लिए रख रहा हूँ। जैसे कुछ एरियाज़ के अंदर मैं बात करूँ कि जो अर्ली सोइंग होती है वो चाहे ग्राउंडनट की हो, कॉटन की हो, तो वो सीज़न अप्रोच कर रहा है। मतलब फार्मर लेवल से डिमांड आनी स्टार्ट हो गई है, वो मार्केट में पूछने लग गए हैं कि DAP अवेलेबल है नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा दोस्तों कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो में हायर रखें ताकि फार्मर्स के बीच में जो पैनिक नहीं हो। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द DAP एस्टिमेटेड टू बी 25 लाख टन्स फॉर द 2022 खरीफ सीजन, हायर देन 14.5 लाख टन इन द 2021 खरीफ सीजन। तो दोस्तों लगभग गवर्नमेंट को 25 लाख टन के आसपास DAP का ओपनिंग स्टॉक रखने की ज़रूरत है जब वो इस जो क्राइसिस है उसको कंट्रोल पर कर पाएगी। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द यूरिया वुड बी अराउंड 60 लाख टन फॉर नेक्स्ट खरीफ सीजन अगेंस्ट द 50 लाख टन इन द 2021 खरीफ सीजन। अगर मैं 2020-21 की बात करूं तो उस समय ओपनिंग स्टॉक 50 लाख टन के आसपास था यूरिया का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगभग 60 लाख टन का यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मेंटेन करना होगा, जब जाके मतलब जो फार्मर्स का पैनिक है वो कम होएगा। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फर्दर सेड दैट द इंडिया इन टॉक टू विद सेवरल कंट्रीज एंड द एक्सप्लोरिंग द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ द की सोइल न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर यूएफ बहुत से अदर कंट्रीज़ के साथ भी बातचीत में है कि उनके साथ वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर सके जो उनकी सप्लाई को एश्योर कर सके तथा प्राइस को मतलब हेजिंग कर सके। अब दोस्तों इसका मैं कंक्लूजन आपके साथ में शेयर करूं कि ये प्राइसेज कब तक सस्टेन हो पाएगी या कब तक स्टेबल हो पाएगी। तो व्हेन द नेचुरल गैसेस कम्स डाउन देन आई वुड एक्सपेक्टिंग द फर्टिलाइजर प्राइजेस कम्स डाउन। दोस्तों फर्टिलाइजर से मैंने पहले ही आपको बताया कि फर्टिलाइज़र का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो नेचुरल गैस है, और जैसे नेचुरल गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइजेज करेक्ट होगी तो उसी समय मतलब फर्टिलाइज़र की प्राइजेज में करेक्शन आएगा। अगर वो करेक्शन नहीं आता है तो या तो गवर्नमेंट मतलब सब्सिडी को बियर करेगी, अदरवाइज फार्मर को उसका सामना करना पड़ेगा हायर प्राइजेस का। आफ्टर द रसिया यूक्रेन वार नॉर्मलाइजेशन द सिचुएशन में बी नॉर्मल एंड द प्राइजेस कैन बी करेक्ट फ्रॉम द पीक। और या ये जो रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो ख़त्म होएगा, उसके बाद में जो इसकी प्राइजेस है वो करेक्ट होएगी। जो इसका पीक आया है कि जो फर्टिलाइज़र प्राइजेस ऑल टाइम हाई पे चल रही है वो ये वॉर कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों करेक्ट हो पाएगी, क्योंकि रसिया है, बेलारूस है, ये मतलब दुनिया को लीड करते हैं कि फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट करने में। तो इनसे एक भारी सामना मतलब फर्टिलाइज़र शॉर्टेज का कह लो या जो फूड ग्रेन है वो उसकी प्राइजेस का कह लो, इन्फ्लेशन का कह लो, क्रूड की प्राइजेस हाई का कह लो। दोस्तों जैसा अपन ने इस वीडियो के अंदर देखा कि जो रूस और जो यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसका फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पे क्या इम्पेक्ट आएगा। मतलब पहले से ही अपन जो कोविड-19 की जो क्राइसिस थी, कोविड-19 जो पेंडेमिक था उसकी मतलब क्राइसिस से अपन रिकवर नहीं हो पा रहे थे। उससे पहले मतलब दुनिया के सामने एक ग्लोबल टेंशन पैदा हो गई थी जो ये अभी जो करंट में चल रही है। आज 13-14 दिन हो चुके हैं उसको। तो ये जो टेंशन चल रही है उससे मतलब ये जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइजेस को भी हिट कर रहा है, फर्टिलाइज़र की सप्लाई को भी हिट कर रहा है, उसकी लॉजिस्टिक को भी हिट कर रहा है। तो ये आने वाले समय के अंदर मतलब एक बहुत बड़ा किसानों के लिए चैलेंज बन गया है और सरकारों के लिए भी चैलेंज बन गया है, क्योंकि आपने इस वीडियो के अंदर देखा दोस्तों जैसे कि जो फर्टिलाइज़र की प्राइजेज़ है वो ऑल टाइम हाई पे है। मतलब बिफोर कोविड अपन बात करें तो वो 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है। तो 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है तो डेफिनेटली मतलब या तो सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट पे आना है या फिर जो रेट का जो एडिशनल जो इम्पेक्ट आना है वो फार्मर के जेब पे आना है। तो अपन ने इस वीडियो के अंदर पूरा समझा दोस्तों कि कैसे मतलब आने वाले समय के अंदर भी अपन ने लास्ट रबी सीजन में भी देखा था दोस्तों कि मतलब एक भारी क्राइसिस का सामना किसान भाइयों को करना पड़ा था फर्टिलाइज़र शॉर्टेज का। और ये आने वाले समय के अंदर जो खरीफ सीज़न आ रही है उसके अंदर भी दोस्तों लग नहीं रहा कि
जो फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी है वो किसानों के डिमांड के हिसाब से रहेगी। तो अपने को एश्योर करके चलना है दोस्तों कि जहाँ पे जब भी फर्टिलाइज़र मिले तो आप लोगों को पहले अपनी प्री प्लानिंग करनी चाहिए और लेनी चाहिए, ताकि आने वाली आपकी जो फसल है उसको आप इंश्योर कर सको कि उसको उचित मात्रा के अंदर खाद मिल सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी है। दोस्तों वीडियो को आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो अभी तक तो उसको लाइक करिए दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए दोस्तों। थैंक यू।